दिया था कि उसमें इलेक्ट्रोड और उनके सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का एक इक्वेशन दिया था और उन्होंने नाम दिया था नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या? नर्स्ट इक्वेशन में उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड की आप बात छोड़ दिए कि आपने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया और आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने एक रैंडम एनवायरनमेंट लिया, रैंडम सॉल्यूशन लिया, तो आखिर उस रैंडम सॉल्यूशन का अपने इलेक्ट्रोड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह मेजर करने के लिए उन्होंने मेथड दिया जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब उन्होंने बताया कैसे? उन्होंने कहा कि मान लिया हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में हमारा जो मेटल आयन है, अगर वो n इलेक्ट्रॉन रिसीव करके रिड्यूस स्टेट में चला जाता है, तो ये इनका ऑक्सीडाइज स्टेट और ये हमारा रिड्यूस स्टेट, तो अब उन्होंने कहा इस रिडक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले में उन्होंने कहा था कि ई ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट इज इक्वल टू ई नॉट एम अपॉन एन। तो ये फार्मूला नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। अब इस नर्स्ट इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफिकेशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स is equal to standard electrode potential value of the metal माइनस, अगर आप किसी भी इक्वेशन का जो लॉग की वैल्यू है उसको लॉग के बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है RT अपॉन NF और ये हो जाता है लॉग के बेस 10 और फिर यहां पर हो जाता है रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। किसी भी एलिमेंट का जो रिड्यूस स्टेट होता है एक्चुअल में उसका प्योर मेटेलिक फॉर्म होता है। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर हम R टेम्परेचर इसकी भी वैल्यू सब स्टैंडर्ड मान लें कि अगर आपने R की वैल्यू 8.31 के आसपास जो आप जानते हैं और टेम्परेचर वही 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और प्रेशर जो है वो 1 atm रखते हैं, तो देखिए R की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू, इसके साथ साथ आपको जो यहां पर F की वैल्यू है ये है फैरेड जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, जो एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर इन सारे यूनिट की वैल्यू को इसमें सेट कर दें तो जो नया इक्वेशन प्राप्त होता है ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई माइनस 0.0591 अपॉन एन और ये हो जाएगा लॉग के बेस 10। अब आप सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और ये मेटल यानी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, और मेटल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकलता क्योंकि वो यूनिट होता है, वो अपने में कंप्लीट होता है। तो इस नाते हम उसको 1 अपॉन ये वैल्यू ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ एम। तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है। अगर आप इस यम की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तब ये लॉग यम हो जाएगा और यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है कि किसी भी रैंडम सॉल्यूशन को उनके इलेक्ट्रोड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिराइव किया जाता है। यानी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और नर्स्ट इक्वेशन यानी ई नॉट सेल्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं। तो इसको जानने के लिए तो सबसे पहले आपको नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए, जहां पर आपने लिखा था ई ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ई नॉट सेल्स ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के बेस 10 1 अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट एक्टिव मास ऑफ एम, ये लिखा जा सकता है। ये नर्स्ट इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन के आधार पे अगर हमने जिंक मेटल को जिंक सॉल्यूशन में डाला तो इस हिसाब से हमारा फार्मूला बन जाएगा ई जिंक आयन अपॉन जिंक इज इक्वल टू ई नॉट सेल जिंक आयन अपॉन जिंक माइनस 0.0591 अपॉन एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लॉग के बेस 10 1 अपॉन जिंक आयन लिखा जा सकता है। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपका ये जिंक मेटल ना हो करके कॉपर हो और ये कॉपर मेटल हो तब इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और तब लिखा जाएगा ई कॉपर आयन इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के बेस 10 1 अपॉन कॉपर एन। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि
आपने इसको ई सेल निकाला था, स्टैंडर्ड ई सेल, यानी ई सेल आपने निकाला था, और स्टैंडर्ड ई सेल निकाला था तो आपने फार्मूला लगाया था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप सभी को पता था कि जिंक मेटल हमारा एनोड बना हुआ था और कॉपर हमारा कैथोड बना हुआ था। तो इस हिसाब से हम जब ये वैल्यू रखते हैं तो पहले कैथोड हम कॉपर की जगह रखते हैं, स्टैंडर्ड कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग के बेस 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ कॉपर आयन माइनस। अब जब ये माइनस होगा तब ये माइनस पूरी में मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख सकते हैं ए नॉट जिंक अपॉन जिंक। अब ये हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग के बेस 10 और अपॉन इसके नीचे हो जाएगा 1 अपॉन जिंक आयन। अब जब आप ये क्वेश्चन लिख देते हैं तो आप यहां पे देखते हैं, यहां पर ये ई कॉपर और ये ई जिंक को एक साथ फाइंड आउट कर लीजिए, और जब आप इसको एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड ई कॉपर आयन अपॉन कॉपर माइनस स्टैंडर्ड ई जिंक आयन अपॉन जिंक। आपने इसको अलग कर लिया तो आप देखेंगे क्या उस इक्वेशन में ये केवल इतनी वैल्यू कॉमन हो जाती है। तो जब ये कॉमन हो जाएगी तो माइनस सहित कॉमन ले लेंगे, और जब ये माइनस सहित कॉमन लेंगे तो माइनस 0.0591 अपॉन n। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा log 1 अपॉन कॉपर आयन माइनस, क्योंकि अब ये माइनस n बाहर आ गया है तो माइनस 1 अपॉन जिंक आयन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर जो नीचे ये जो क्वेश्चन जो निकला हुआ था, यहां पर कॉपर लॉग के साथ है, जिंक भी लॉग के साथ है, तो यहां पर log a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो जो हमारा ई सेल, क्योंकि यहां पे हमारा क्या निकला था, ई सेल था, तो ई सेल इज इक्वल टू सिंपली यहां पर ई नॉट सेल लिख सकते हैं। भाई जब दो सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते तो इनको ई सेल से एक्सप्रेस करता था, लेकिन जब दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे तो उनकी वैल्यू को स्टैंडर्ड ई सेल वैल्यू कहा जाएगा। माइनस अब यहां पर 0.0591 अपॉन n ये बोला जाएगा, और साथ में क्योंकि ये log a माइनस log b का फार्मूला बन जाएंगे तो log जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन एक्टिव मास के साथ लिख दिए जाएंगे। ये हमने एक तरफ दिखाया था कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और कॉपर आयन जो है वो वही इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर में रिड्यूस हो जा रहा है। तो जब दोनों का सेल रिएक्शन आप देखेंगे तो ये जिंक कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां पर जिंक आयन कॉपर के साथ और दो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो आप सिंपली देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो जिंक आयन होता है वो प्रोडक्ट का हिस्सा है और कॉपर जो है रिएक्टेंट का हिस्सा है। यानी अगर हम इनका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चूंकि मैंने इक्वेशन बहुत पहले कह दिया था कि जिनका एक्टिव मास रिड्यूस स्टेट में होता है उनकी वैल्यू 1 ले ली जाती है, तो यहां पर यह वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी। तो अगर आप जिंक और कॉपर के स्थान पर सीधे Kc लिख दें तो भी आपका इक्वेशन सही हो जाए। तो स्टैंडर्ड ये हो जाएगा ई सेल, ये तो वह जिंक के केस में, लेकिन मैंने कहा कोई भी सेल हो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग के बेस 10 Kc। तो आप एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और Kc के बीच का ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां पर बच्चों जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो चूंकि यहां पर आपने एक साइन लगाया है क्या कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है,
इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, समझिए। ये हम सेल के अंदर में कैसे समझेंगे कि सेल के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है। याद करिए, अभी तक आप दो इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल डिफरेंस का लाभ लेकर के आप इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों क्या जाते हैं, इक्वल बैलेंस चलने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस तेजी से जिंक जो है वो जिंक आयनों में ऑक्सीडाइज होता है और इनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर में लेकर में रिड्यूस हो रहा है, तो अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए, दोनों का रेट बराबर हो जाए, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे दोनों का सेम पोटेंशियल जनरेट हो जाए, तो वहां पर वो जो करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और उस न्यूट्रलिटी में हमारा जो ई सेल की वैल्यू होती है एट इक्विलिब्रियम, तो वहां पर इक्विलिब्रियम में जो हमारा ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अब ऐसे कंडीशन में जीरो, इसी क्वेश्चन को रखिए, जीरो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल, क्योंकि ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, माइनस 0.0591 अपॉन n log के बेस 10 कैसे लिखा जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू को इन्वर्ट कर दीजिए, यानी ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log के बेस 10 केसी। यानी जब भी कोई दो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस न्यूट्रल हो जाए तो वो उनका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। यानी अब यहां से आप, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो आप ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको ई सेल की वैल्यू पता हो तो आप केसी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों का अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी एंड ई सेल यानी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का ये सेल डिफरेंस निकालने का एक इंडिकेशन है कि ई सेल से उसको इंडिकेट करते हैं, यानी ई सेल और डेल्टा जी में क्या संबंध है। तो बुक्स में बच्चों कुछ ऐसे इक्वेशन दिए गए हैं जो शायद आपको खोजने में प्रॉब्लम हो या फिर आपको समझने से दिक्कत हो, तो मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई क्या करता हूं बच्चों, आप लोगों ने 10th में एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये तो पढ़ा ही था। अब आप कहेंगे सर V क्या है, V आपने कहा था पोटेंशियल है। पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी किसी Q चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आप इसको W अपॉन V इंटू Q कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं। और अब आप बच्चों, मैं यहां से थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा कि चूंकि अगर आप एक सेल ले रहे हो, मान लिया आपने एक वही निप्पो वाला बैटरी का सेल ले लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेल के कार्य करने की क्षमता कितना वर्क कर सकता है, तो आपने देखा होगा ये 1.5 वोल्ट लिखा होता है। तो 1.5 वोल्ट और ये इन सिरों से अगर आपने इसको किसी पोटेंशियल मीटर से मेजर किया और आप देख रहे हैं कि कितना चार्ज पर सेकंड निकाल रहा है, उनकी चार्ज की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आप बता सकते हैं कि इनसे कुल कितना कार्य यानी कितनी जूल एनर्जी मिलेगी। तो मैं इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आप सभी को पता है किसी भी सेल के दोनों सिरों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोल्ट कहते हैं। अब इसी बोल्ट को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं कि नहीं, यानी दो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट कर सकते हैं। और इंटू क्यू, चूंकि बच्चों जब भी केमिस्ट्री में मान लिया अगर हम ये कहते हैं कि जिंक जो है जब वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो एक्चुअल में ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, क्योंकि यहां पर आपने जिंक की जो वैल्यू ली है वो मोल में ली है। तो जिंक आयन भी मोल में बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना बनेगा, मोल में बनेगा, यानी कुल कितने मोल निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलम होती है। तो इसको हम लोग क्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं, एन ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो हम लोग इसको एन तो एन ही रहने दो और यहां पर लिख लीजिए, और जो चार्ज होगा वो कितना होगा 96,500। इसी को आपकी बुक में एफ से इंडिकेट किया गया है, जिसको 1 फैरेड कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं एक बार फिर से क्लीन कर देता हूं कि पोटेंशियल, यहां पर आप V को पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए यानी ई सेल कह लीजिए, और यहां पर Q को NE कह सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर ये चार्ज जिसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻³ kg है, यानी E अगर ये 1 मोल के बराबर हो जाए तो इसकी चार्ज की वैल्यू 96,500 कूलम होगी। और इसी को इंडिकेट किया जाता है किससे में, F से, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम हो जाए तो वो इतना होगा। तो हम E सेल इज इक्वल टू
NF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी हम NFE सेल, किसकी वैल्यू? W, किसी सेल के कार्य करने की दर को कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये तो सेल को अगर हम यूज करेंगे तब ये इतनी एनर्जी खर्च करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि गिब्स की फ्री एनर्जी सेल को यूज करने पे नहीं बल्कि सेल को न यूज करने पर कैलकुलेट की जाती है। मतलब कोई सेल, आपने देखा होगा दुनिया में हर चीज की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो यही सेल अगर आप यूज करेंगे तब तो ये इतना उनका कार्य करने की दर होगा, लेकिन नहीं भी यूज करेंगे तो भी ये सेल धीरे धीरे करते हुए इतनी एनर्जी खर्च करके खराब हो जाएगी। यानी जब सिस्टम कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और स्पॉन्टेनियस होते हुए चला जाकर के एक न्यूट्रल स्टेट को गेन कर लेता है, तो उसी एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो यानी अगर वर्क किया पॉजिटिव में तो इतनी एनर्जी हमको प्लस मिलेगी, किसी सिस्टम के द्वारा विड्रॉन की जाएगी। और अगर सिस्टम ही एनर्जी निकाल दे तो सिस्टम एनर्जी की कमी हो रही है कि नहीं कमी हो रही है, तो यहां पर उसको हम -W कहेंगे और इसी -W को हम लोग डेल्टा जी कहते हैं। यानी यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव में कैलकुलेट करेंगे -NFE0 सेल, तो इसी को हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में ये रिलेशन होता है। अगर यहां पे सेल की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली जाती तो यहां पे स्टैंडर्ड कर दीजिए।